प्यारे बच्चों, आरबीएससी यानी कि राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आरबीएससी यानी कि राजस्थान बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 7 त्रिभुज की सभी प्रमेयों को सिद्ध करेंगे, हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, जिससे आपको अध्याय 7 त्रिभुज की सभी प्रमेयों के हल आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। प्रमेय 7.1 प्रमेय 7.1 है ASA सर्वांग समता का नियम। इसे हम ASA सर्वांग समता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम पहले समझते हैं कि ASA क्या है। ठीक है, A का मतलब है अंग्रेजी में एंगल। ठीक है, A का फुल फॉर्म है अंग्रेजी में एंगल, जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं कोण। एंगल का मतलब होता है कोण। और S का S को अंग्रेजी में हम कहते हैं साइड। ठीक है, S का फुल फॉर्म है अंग्रेजी में साइड, और साइड को हिंदी में हम कहते हैं भुजा। तो एस हो जाएगी भुजा। फिर ए का मतलब वही, अंग्रेजी में हम उसे एंगल कहेंगे और हिंदी में कहेंगे कोण। ठीक है, तो ए ऐसे क्या बन जाएगा आपका, एंगल साइड एंगल। ठीक है, और हिंदी में क्या हो जाएगा, ये कोण भुजा कोण। ठीक है, तो आप याद रखिए, ए का मतलब होता है एंगल, एंगल का मतलब होता है कोण, एस का मतलब होता है साइड, साइड का हिंदी में मतलब होता है भुजा। ठीक है, तो ए ऐसे लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा एंगल साइड एंगल, और हिंदी में हम कह देंगे इसको कोण भुजा कोण। प्रमेय 7.1। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रमेय 7.1 क्या कहती है। प्रमेय 7.1 कहती है दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा। ठीक है, दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा मतलब उन दोनों कोणों के बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हों, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो देखते हैं, इसे हमें सिद्ध करना है। ठीक है, पहला त्रिभुज हमने लिया त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज हमने लिया त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, तो किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होता है कि प्रमेय में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो क्या क्या दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, हमें दिया गया है दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, ये हमने बना लिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। अब इन त्रिभुजों में और हमें क्या क्या दिया हुआ है कि दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा बराबर है। ठीक है, तो कोण बी बराबर कोण ई। ठीक है, आप देखिए कोण बी और कोण ई ये बराबर दे रखे हैं। ठीक है, इसको हम लिख देंगे ए मतलब एंगल, एंगल मतलब कि कोण। ठीक है, दूसरा कोण कौन कौन से बराबर है दोनों त्रिभुजों में, कोण सी और कोण एफ ये बराबर दे रखे हैं हमें। ठीक है, ये भी ए लिख देंगे क्योंकि एंगल। ठीक है, और कोण बी और कोण सी, त्रिभुज एबीसी में देखिए कोण बी और कोण सी इनके बीच की भुजा कौन सी है, भुजा बीसी। ठीक है, उसी तरह त्रिभुज डीएफ में देखिए कोण ई और कोण एफ इनके बीच की भुजा कौन सी है, भुजा ई एफ। ठीक है, तो ये दोनों भी बराबर दे रखे हैं, बीसी बराबर ई एफ। ठीक है, दोनों कोणों की अंतर्गत भुजा। ठीक है, अंतर्गत भुजा बराबर है। ठीक है, इसको हम लिख देंगे एस, एस मतलब साइड। ठीक है, तो जो दिया गया वो हमने लिख दिया। अब हम लिखते हैं कि हमें क्या सिद्ध करने को कहा गया है। हमें सिद्ध करने को कहा गया है कि यदि ऐसा है कि दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा बराबर है दोनों त्रिभुजों की, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज डीईएफ के, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसी तरह हमें परीक्षा में लिखना होता है। सबसे पहले क्या लिखना होता है कि जो दिया गया है, फिर हमें लिखना होता है जो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमने अभी लिख दिया, अब हम इसको सिद्ध करेंगे। दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए तीन स्थितियां संभव है। ठीक है, तो अब हम इसकी उत्पत्ति पे चलते हैं, यानी कि इसको सिद्ध करते हैं प्रमेय को। ठीक है, कौन कौन सी तीन स्थितियां संभव है, ए बी बराबर डी हो, भुजा जो ए बी है वो डी के बराबर हो। ठीक है, ये दोनों भुजाएं, स्थिति एक। दूसरी स्थिति क्या है, ए बी जो है डी भुजा से बड़ी हो, और तीसरी स्थिति ए बी भुजा जो है वो डी भुजा से छोटी हो। तो यही तीन स्थिति हो सकते हैं, या तो ए बी डी के बराबर होगी, या ए बी डी से बड़ी होगी, या फिर ए बी डी से छोटी होगी। तो हम इन तीनों स्थितियों में जो है त्रिभुजों की सर्वांग समता सिद्ध करेंगे। आइए अब हम स्थिति एक को देखते हैं। स्थिति एक में हमने क्या मानना है, ए बी भुजा जो है वो डी भुजा के बराबर है। अगर ए बी भुजा जो है ये भुजा डी भुजा के बराबर है,
ठीक है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ए बी बराबर डी हमने लिख दिया। कैसे? कल्पना की है, हमने माना है। ठीक है, ए बी डी के बराबर है। ये हो गया एस, एस मतलब कि साइड यानी कि भुजा। कोण बी और कोण ई बराबर है, ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि ये हमें दिया हुआ है, ये हमें प्रमेय में दिया हुआ है। कोण बी बराबर कोण ई, इसको लिख देंगे हम ए एंगल। और BC बराबर EF, भुजा BC और EF बराबर है, ये भी हमें प्रमेय में दिया हुआ है। और ये क्या है? भुजा है, तो इसको हम लिख देंगे S, साइड। ठीक है, अब आप देखिए SAS, ठीक है, अब SAS नियम से क्या हो जाएगा? ABC और DF त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग हो जाएंगे, क्योंकि दो भुजाओं दो भुजाएं और एक कोण, उनके बीच का कोण बराबर है। दो भुजा, ये भुजा AB और भुजा BC, इनके बीच का कोण B। ये दूसरे त्रिभुज में भुजा DE और भुजा EF, इनके बीच का कोण E, ये बराबर है। तो SAS नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज DEF के। यही हमें सिद्ध करना था। तो स्थिति एक में तो हमने सिद्ध कर दिया कि दिए गए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF सर्वांग होंगे। अब हम स्थिति 2 को देखते हैं। स्थिति 2 में हमने क्या माना था? AB जो है वो DE से बड़ा है। ठीक है, इसलिए हम AB पर एक बिंदु P ऐसा ले सकते हैं जहां पर PB D के बराबर हो। ठीक है, तो आप देखिए हमने माना है AB जो है DE से बड़ा है, और AB जो भुजा है वो DE से बड़ी है, तो उस पर एक बिंदु P हमने ऐसा लिया कि PB जो है DE के बराबर हो। ठीक है, क्योंकि AB जो है वो DE से बड़ा है। तो अब त्रिभुज PBC, ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज DEF, ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं PB बराबर D। ये अभी हमने ऐसा बिंदु लिया था P जो कि PB बराबर D हो। PB बराबर D कैसे हो रहा है? रचना से, जो हमने अभी रचना करी, ऐसा बिंदु लिया P। ठीक है, कोण इसको हम कहेंगे S मतलब कि भुजा। कोण B बराबर कोण E, ये तो हमें दिया हुआ है प्रमेय में, ये हो जाएगा A मतलब एंगल मतलब कि कोण। BC बराबर EF, BC और EF बराबर है, ये भी हमें दिया हुआ है, ये हो जाएगा S मतलब साइड मतलब भुजा। ठीक है, अब SAS अभिग्रह से हम क्या कह सकते हैं कि जो त्रिभुज PBC है, त्रिभुज PBC, ABC नहीं, त्रिभुज PBC और त्रिभुज DEF, ये दोनों क्या हैं? सर्वांग त्रिभुज हैं। ठीक है, किस नियम से? SAS नियम के द्वारा। ठीक है, तो अभी PBC और DEF को हमने सर्वांग सिद्ध किया है, अब हम ABC और DEF को सर्वांग सिद्ध करेंगे। स्थिति 2, यहाँ पर हमने अभी सिद्ध किया कि त्रिभुज PBC और त्रिभुज DEF जो है वो सर्वांग है। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है तो इनके संगत भाग जो है वो बराबर होंगे। ठीक है, संगत भाग मतलब कि संगत भुजाएं और संगत कोण। तो जो कोण PCB है, कोण PCB, ये वाला जो कोण है, ये किसके बराबर होगा? कोण DFE के, कोण DFE इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग है। ठीक है, PCB, ठीक है, ये किसके बराबर होगा? DFE। ठीक है, क्रम बराबर होना चाहिए, परंतु हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कोण ACB, कोण ACB, ये जो कोण है ACB, ठीक है, ये पूरा कोण, ये किसके बराबर है? कोण DFE के, कोण DFE के बराबर है ये। ठीक है, ये हमें प्रमेय में दिया हुआ है। अब आप देखिए PCB भी DFE के बराबर है कोण, और कोण ACB भी कोण DFE के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि कोण ACB जो है वो कोण PCB के बराबर होगा। ACB और PCB बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। कोण ACB और कोण PCB बराबर होंगे, परंतु क्या यह संभव है कि ये दोनों कोण बराबर हों? हाँ, ये संभव तो है, पर कब संभव है? जब बिंदु P और बिंदु A दोनों संपाती हों। संपाती का मतलब एक ही जगह पर हो, जहां A वहीं पर P हो, तभी ये संभव है कि कोण ACB और कोण PCB बराबर हो। तो इसका मतलब है कि बिंदु A और बिंदु P संपाती होंगे, संपाती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। PB बराबर D,
ये हमें कैसे प्राप्त हुआ था? रचना से, क्योंकि हमने P बिंदु कैसा लिया था कि PB बराबर DE के हो। ठीक है, PB बराबर DE तो रचना से प्राप्त हुआ। P बिंदु A के साथ संपाती है, यानी कि जो P बिंदु है वही A बिंदु है, दोनों एक ही जगह पर हैं, तो हम P की जगह A रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं PB बराबर जो D है, तो P की जगह हम क्या रख देंगे? A रख देंगे। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? D, क्योंकि P और A बिंदु संपाती हैं, तो PB और AB एक ही चीज हो जाएगी, तो AB बराबर क्या हो जाएगा हमारा? D। ठीक है, ये बुझा है तो हमने लिख दिया एस। कोण B बराबर कोण E, कोण B और कोण E बराबर है, ये हमें दिया हुआ है, ये हो जाएगा ए मतलब एंगल, मतलब कि कोण। और भुजा BC किसके बराबर है? भुजा EF के, ये भी हमें दिया हुआ है, ये हो जाएगा एस मतलब साइड, मतलब कि भुजा। अब आप देखिए SAS, तो SAS नियम से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग होगा त्रिभुज DEF के। ठीक है, किस नियम से? SAS नियम के द्वारा त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF जो है वो सर्वांग होंगे। तो हमने दूसरी स्थिति जहां पर AB बड़ा है DE से, उसमें भी सिद्ध किया कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF जो है वो सर्वांग होंगे। अब हम अपनी स्थिति 3 लेते हैं, जहाँ स्थिति 3 में हमने कहा था AB छोटा होगा DE से। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि AB DE से छोटा है, यानी कि DE बड़ा है। DE बड़ा है तो हम D पर एक बिंदु M इस प्रकार लेते हैं कि ME बराबर AB हो। तो D पर हमने एक बिंदु लिया M। ठीक है, किस प्रकार लिया कि D जो है ME जो है AB के बराबर हो। ME जो है वो AB के बराबर हो। ठीक है, इस प्रकार हमने बिंदु M लिया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? स्थिति 2 वाले तर्क को दोहराते हुए हम निष्कर्ष निकाल लेंगे कि AB बराबर DE होगा। ठीक है, AB और DE जो है वो हमारे बराबर आ जाएंगे, जैसा कि हमने स्थिति 2 में निकाला था। ठीक है, ऐसा निष्कर्ष हम निकाल पाएंगे, AB बराबर DE होगा। AB बराबर DE हमने निष्कर्ष निकाला, ये हो गया S मतलब कि भुजा यानी कि साइड। कोण B कोण E के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है, कोण B और कोण E बराबर है, ये हमें दिया हुआ है प्रमेय में। A एंगल यानी कि कोण हो गया ये। भुजा BC भुजा EF के बराबर है, ये भी हमें दिया हुआ है प्रमेय में, ये हो गया S साइड यानी कि भुजा। तो अब हम कह सकते हैं कि कोण ABC सॉरी त्रिभुज ABC सर्वांग होगा त्रिभुज DEF के। त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के सर्वांग होगा किस नियम से? SAS के नियम से। SAS के नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF सर्वांग होंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने तीनों स्थितियों में सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF सर्वांग है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF सर्वांग है, और इसी को हम कहते हैं ASA सर्वांग समता का नियम। ASA एंगल साइड एंगल यानी कि कोण भुजा कोण सर्वांग समता का नियम, कि अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग त्रिभुज होंगे। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रमेय 7.2, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के। ठीक है, तो हमने एक त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ABC। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम बताते हैं कि उस प्रमेय में क्या दिया गया है। हमें दिया गया एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC। ठीक है, इसमें हम मान लेते हैं कि भुजा BA भुजा CA के बराबर है। BA और CA जो है बराबर भुजाएं हैं। ठीक है, ये दोनों भुजाओं को बराबर मान लिया, BA बराबर CA।
हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि इनके सम्मुख कोण बराबर हो। बी ए का सम्मुख कोण क्या होगा, कोण सी, और सी ए का सम्मुख कोण क्या होगा, कोण बी। तो हमें सिद्ध करना है कोण बी और कोण सी जो है वो बराबर होंगे। प्रमेय 7.2 को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो रचना कर लेते हैं। कोण ए का समद्विभाजक खींचें। जो कोण ए है आपका, कोण ए, ये कोण ए है, इस कोण का समद्विभाजक खींचें, मतलब कि इस कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा खींचनी है हमें, ठीक है। तो हमने कोण ए का समद्विभाजक खींचा, जिसमें वो ये जो भुजा है ये कोण ए को दो बराबर भागों में बांटती है। तो बराबर भागों में बांट रही है कोण को, तो कोण बी ए डी, कोण बी ए डी, ये वाला जो कोण है ये बराबर होगा कोण सी ए डी के, कोण सी ए डी, इस कोण के बराबर, ठीक है। ऐसी रेखा हमने खींची है ये, और ये बीसी रेखा पर कहां पर मिलती है, हमने मान लिया डी बिंदु पर मिलती है। हमने मान लिया ये बीसी भुजा पर डी बिंदु पर मिलती है, ठीक है। तो हमने बहुत ही आसान है, कोण ए का समद्विभाजक खींचा है, मतलब कोण ए को दो बराबर भागों में बांटा है और ऐसी रेखा खींची है जो बीसी भुजा पर डी बिंदु पर मिलती है। उपपत्ति, आइए अब हम प्रमेय 7.2 को सिद्ध करें। त्रिभुज BAD और त्रिभुज CAD में, त्रिभुज BAD और त्रिभुज CAD, ये दोनों त्रिभुज, ये दो त्रिभुज हो गए। इनमें हम देखते हैं BA बराबर CA, ठीक है। ये कैसे है, ये हमें प्रमेय में दिया गया है, क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसको हमने बोल दिया S, मतलब साइड, मतलब भुजा। कोण BAD, ये वाला कोण, कोण BAD, ये किसके बराबर होगा, कोण CAD के, इस कोण के बराबर होगा। क्योंकि कैसे, ये रचना से हमने समद्विभाजक खींचा था कोण ए का, ठीक है। कोण ए को दो बराबर भागों में हमने बांटा था, ठीक। तो ये हो गया ए मतलब कि एंगल, मतलब कि कोण, और AD बराबर AD तो AD के बराबर ही होगा। क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ठीक है। तो AD तो AD के बराबर ही होगा, कॉमन है, ये हमने इसका कारण लिख दिया। ये भी भुजा है तो S साइड, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज BAD सर्वांग होगा त्रिभुज CAD के, ठीक है। अब इसका क्रम क्या होना चाहिए दोनों त्रिभुजों का, ठीक है, ये आप देख लीजिए। देखिए ऐसे भुजा कोण भुजा, तो पहले भुजा लो जो भुजा बराबर है, BA बराबर है CA के, ठीक है। तो BA और CA, फिर आप देखिए कौन सा कोण बराबर है, BAD बराबर है CAD के, तो BAD CAD, ठीक है। अब और कौन सी भुजा बराबर है, AD, फिर आखिरी में आएगा AD, तो इसी क्रम में ये त्रिभुज सर्वांग होगा, ठीक है। किस नियम से, SAS नियम के द्वारा, ठीक है। अब ये त्रिभुज सर्वांग हो गए दोनों, BAD और CAD, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कोण ABD, ये वाला कोण, और बराबर होगा कोण ACD के, इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। क्यों, CPCT, ये CPCT के बारे में हमने परिचय के वीडियो में पढ़ा था कि सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अब आप देखिए जो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है BAD और CAD, तो इनके कोण भी जो है बराबर होंगे, संगत कोण, ठीक है। तो AB और फिर D लिखा हमने, AB और D, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, AC और फिर D, AC और D, ठीक है। ये दोनों कोण बराबर होंगे, ठीक, ये दोनों कोण बराबर हो गए। तो ये ABD कोण क्या है, कोण B है, ABD कोण B है, और ACD क्या है, कोण C। और हमें इस प्रमेय में यही सिद्ध करना था कि कोण B और कोण C बराबर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। प्रमेय 7.3, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद होगा प्रमेय 7.2 में हमने देखा था कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रमेय 7.3 जो है वो प्रमेय 7.2 का विलोम है। आइए अब हम इसको सिद्ध करते हैं। हमने एक त्रिभुज लिया, त्रिभुज ABC। तो सबसे पहले हम हर प्रमेय में लिखते हैं जो भी हमें दिया गया है।
तो हमें क्या दिया गया है, त्रिभुज एबीसी, जिसमें हमें दिया गया है कोण बी और कोण सी बराबर है, दो कोण बराबर है। अब हमें सिद्ध, कोण बी और कोण सी बराबर हो गए। अब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है इनके सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। कोण बी की सम्मुख भुजा क्या है, भुजा एसी। कोण सी की सम्मुख भुजा क्या है, भुजा ए बी। तो हमें सिद्ध करना है ए बी भुजा जो है वो ए सी भुजा के बराबर होगी, ए बी और ए सी भुजा जो है वो आपस में बराबर होंगी। प्रमेय 7.3 को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम वो रचना करते हैं, कोण ए का समद्विभाजक खींचते हैं। ठीक है, जो कोण ए है उसको दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो हमने कोण ए का समद्विभाजक खींचा एडी। ठीक है, एक भुजा खींची एडी। ठीक है, तो कोण ए का समद्विभाजक खींचा तो कोण बी ए डी, कोण बी ए डी, ये वाला जो कोण है बी ए डी, ये बराबर होगा कोण सी ए डी के, क्योंकि हमने जो एडी भुजा है वो कोण ए का समद्विभाजक है। और मान लेते हैं कि ये भुजा, ये जो भुजा एडी, ये बीसी भुजा पर कहाँ मिलती है, डी बिंदु पर मिलती है। उत्पत्ति, आइए अब हम प्रमेय 7.3 को सिद्ध करते हैं। त्रिभुज बीएडी और त्रिभुज सीएडी में, त्रिभुज बीएडी और त्रिभुज सीएडी, ये दोनों त्रिभुज में, ठीक है, हम देखते हैं कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण सी। ठीक है, ये तो दिया हुआ है हमें, इसको हम लिख दिया ए, मतलब कि एंगल। कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, कोण बी ए डी ये वाला कोण बराबर कोण सी ए डी, रचना से यह भी हमने लिखा, ये भी हो गया ए एंगल कोण। और ए डी बराबर ए डी, ए डी तो ए डी के बराबर ही होगा, उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन भुजा है, ये हो गया एस साइड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज बी ए डी जो है सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी ए डी के। ठीक है, किस नियम से, ए ए एस नियम से, एंगल एंगल साइड। ठीक है, ये नियम हमने पढ़ा था हमारे पिछले वीडियोस में। एंगल एंगल साइड नियम से हम कह सकते हैं त्रिभुज बीएडी और त्रिभुज सीएडी जो है सर्वांगसम होंगे। अतः हम कह सकते हैं ए बी बराबर ए सी। अब देखिए ए बी उल्टा चलेंगे, बराबर ए सी, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, सीपीसीटी लिखते हैं इसको हम अंग्रेजी में। ठीक है, तो संगत भुजाएं बराबर होंगी, तो ए बी बराबर ए सी होगा। ठीक है, ए बी बराबर ए सी, तो ए बी बराबर ए सी हो गया। यही हमें सिद्ध करना था कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, यही है इस प्रमेय में हमें सिद्ध करना था। तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम। प्रमेय 7.4, एस 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 सर्वांग समता का नियम। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एस 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 क्या है। एस मतलब कि साइड यानी कि भुजा, एस मतलब साइड यानी कि भुजा, एस मतलब साइड यानी कि भुजा। एस 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 क्या हो जाएगा आपका, साइड साइड साइड। ठीक है, तो हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे, भुजा भुजा भुजा। ठीक है, तो यही है आपकी प्रमेय 7.4। अब हम इसको पढ़ते हैं और इसको सिद्ध करते हैं। प्रमेय 7.4, एस 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 सर्वांग समता का नियम। देखते हैं ये प्रमेय क्या कहती है। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले जैसे कि हर प्रमेय में करते हैं हम, क्या दिया गया हमें वो लिखते हैं। दिया गया है हमें दो त्रिभुज एबीसी और डी एफ, त्रिभुज डी एफ दिए गए हैं, जिनमें ए बी बराबर डी, ये हमने ले लिया ए बी बराबर डी, पहली भुजा। तीनों भुजा बराबर है तो पहली भुजा बराबर की ए बी बराबर डी। दूसरी भुजा बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई एफ, ये दूसरी भुजा भी बराबर हो गई। तीसरी भुजा ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ, ये तीसरी भुजा भी आपस में बराबर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। प्रमेय 7.4 को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। तो हम कुछ रचना करते हैं। भुजा ईजी को इस प्रकार खींचे, एक भुजा हमने ईजी इस प्रकार खींची कि कोण जीएफ कोण एबीसी के बराबर होगा। कोण जीएफ ये वाला जो कोण है वो कोण एबीसी के बराबर होगा। ठीक है, और भुजा जी, जी भुजा जो है वो भुजा ए बी के बराबर होगी, ये भुजा ए बी के बराबर होगी, भुजा जी भुजा ए बी के बराबर होगी। ठीक है,
और भुजा एफ को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमें रचना करनी है इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। उपपत्ति, आइए अब हम प्रमेय 7.4 को सिद्ध करते हैं। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज ईएफजी में, ये है आपका त्रिभुज एबीसी और ये है आपका त्रिभुज ईएफजी। इसमें बीसी बराबर ईएफ, ये तो आपको दिया गया है, प्रमेय में दिया है बीसी और ईएफ बराबर है। इसको लिख लेंगे एस साइड यानी कि भुजा। कोण जीएफ बराबर कोण एबीसी, कोण जीएफ और कोण एबीसी बराबर है, कैसे? रचना से, अभी हमने रचना की थी। ए लिख लेंगे इसको क्योंकि ये कोण है, एंगल है। और ए बी बराबर जी, ये भी हमने रचना से किया था, ए बी और जी बराबर है। ये हो गई साइड यानी कि एस यानी कि भुजा। ठीक है, तो ये बन गया आपका एस ए एस। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी सर्वांग होगा त्रिभुज जीएफ के, किस नियम से? एस ए एस के नियम से। अब त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज जीएफ सर्वांग है तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, तो कोण ए और कोण जी बराबर होगा। कोण ए बराबर कोण जी लिख दिया हमने, कोण ए और कोण जी बराबर हो गए। इसको हम लिख देंगे सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब हिंदी में क्या होता है? सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। और ये कौन से संगत भाग है? संगत कोण है, तो कोण ए और कोण जी बराबर होगा। इसको हम कह देंगे समीकरण 1। आगे बढ़ते हैं, हम भुजा डीजी को जोड़ रहे हैं, डी और जी। ये डी बिंदु और जी बिंदु, डी शीर्ष और जी शीर्ष को हम जोड़ते हैं। ठीक है, ये जोड़ दिया हमने डीजी भुजा को। कोण डी जो है वो कोण 1 और कोण 2 के बराबर है। कोण डी को हमने लिख दिया कोण 1 और कोण 2। ठीक है, उसी तरह कोण जी को लिखा हमने कोण 3 और कोण 4। कोण 3 और कोण 4 कोण जी के बराबर है। ठीक है, ए बी बराबर डी, ए बी बराबर डी, ये तो हमें दिया गया है। ए बी बराबर जी, ए बी बराबर जी, ये हमने रचना से इसकी रचना की थी हमने। तो आप देखिए ए बी जो है वो डी के भी बराबर है और ए बी जो है जी के भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि डी जो होगा, डी जो होगा वो जी के बराबर होगा, तो डी बराबर जी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो डी ई जी है, डी ई जी त्रिभुज डी जी, त्रिभुज डी जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर है। कौन कौन सी भुजाएं? डी और ईजी, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो त्रिभुज डीईजी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज डीईजी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो कोण 1 और कोण 3 आपस में बराबर होंगे। कैसे आप बता सकते हैं? प्रमेय 7.2 से। प्रमेय 7.2 में हमने सिद्ध किया था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर बराबर भुजाएं हैं डी और ईजी, इनके समूह कोण क्या है? कोण 1 और कोण 3, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो कोण 1 बराबर कोण 3, इसे हम कह देते हैं समीकरण 2। आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज जीईएफ, ये त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज जीईएफ, ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो सर्वांग सम है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। तो AC बराबर जीएफ, AC बराबर जीएफ होगा। क्यों? सीपीसीटी, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो ये सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। AC बराबर GF। ठीक है, AC बराबर DF, AC बराबर DF, ये तो हमें दिया गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं GF बराबर DF, क्योंकि AC बराबर जो है वो GF है और AC ही बराबर जो है वो DF है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हमने लिख दिया GF बराबर DF, हमने लिख दिया GF बराबर DF। अब GF और DF बराबर है, तो हम कह सकते हैं DFG, 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 ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। कौन कौन सी? GF और DF, GF और DF, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो त्रिभुज DFG एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो कोण 2 बराबर कोण 4 होगा। कोण 2, ये ऊपर वाला कोण और ये कोण 4, ये आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि प्रमेय 7.2 कहती है एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो कोण 2 और कोण 4 जो है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसे हम कह देंगे समीकरण 3।
कोण 1 बराबर कोण 3, यह है हमारा समीकरण 2। कोण 2 बराबर कोण 4, यह है हमारा समीकरण 3। ठीक है, अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ेंगे तो कोण 1 धन कोण 2 कितना हो जाएगा, कोण 3 धन कोण 4। ठीक है, और हमने पहले देखा था कोण 1 और कोण 2 ये किसके बराबर है, कोण डी के, तो हमने लिख दिया कोण डी। उसी तरह कोण 3 और कोण 4 किसके बराबर है, कोण जी के, तो यहाँ हमने लिख दिया कोण जी। कोण डी बराबर हो गया कोण जी। कोण ए बराबर है आपका कोण जी के। ठीक है, ये हमने समीकरण 1 में देखा था, कोण ए बराबर कोण जी। ठीक है, तो कोण जी जो है वो कोण ए के भी बराबर है और कोण जी जो है वो कोण डी के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए और कोण डी जो है वो आपस में बराबर होंगे और इसको हम कह देते हैं समीकरण 4। अब त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में हम देखते हैं AB बराबर DE, AB और DE भुजाएं जो है बराबर है आपस में, ये हमें दिया हुआ है प्रमेय में ही। इसको हम लिख लेंगे S मतलब साइड यानी कि भुजा। कोण A बराबर कोण D, कोण A और कोण D बराबर है, ये अभी हमने समीकरण 4 में निकाला था, तो इसको हम कह देंगे A यानी कि एंगल यानी कि कोण। और कोण AC भुजा AC बराबर भुजा DF, भुजा AC और भुजा DF जो है बराबर है, ये भी हमें दिया हुआ है प्रमेय में। इसको हम लिख लेंगे S यानी कि साइड यानी कि भुजा। अब आप देखिए आपका बन गया SAS नियम। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांग होगा त्रिभुज DEF के, त्रिभुज DEF के सर्वांग होगा। क्यों, SAS नियम के द्वारा। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF जो है वो सर्वांग होंगे। तो यह है आपकी प्रमेय 7.4 का हल, और इसी प्रमेय को हम कहते हैं SSS सर्वांग समता का नियम, साइड 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 सर्वांग समता का नियम। यानी कि अगर दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांग त्रिभुज कहलाते हैं। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप YouTube पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रमेय 7.5, प्रमेय 7.5 का दूसरा नाम है RHS सर्वांग समता नियम। ठीक है, तो ये RHS क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं दोस्तों। R का मतलब अंग्रेजी में है राइट एंगल। ठीक है, R मतलब राइट एंगल। राइट एंगल को हिंदी में हम कहते हैं समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो ये हो गया एक समकोण। ठीक है, राइट एंगल, R मतलब राइट एंगल मतलब कि समकोण। H का मतलब होता है अंग्रेजी में हाइपोटेनियस। H का पूरा मतलब होता है हाइपोटेनियस, जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं कर्ण। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है, तो H होता है हाइपोटेनियस जिसे हम कहते हैं कर्ण। तो ये हो गया हमारा कर्ण, सबसे बड़ी भुजा होती है या जो 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा होती है उसको हम कहते हैं कर्ण। S का मतलब यहाँ पर है साइड। साइड मतलब भुजा, भुजा मतलब कोई सी भी भुजा। कर्ण के अलावा इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कौन कौन सी दो भुजाएं होती हैं, लंब और आधार। ठीक है, तो लंब और आधार ये दो भुजाएं हो गई। ठीक, तो RHS का मतलब क्या हुआ, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। हिंदी में देखें तो समकोण, कर्ण और भुजा। तो आपने RHS को समझा, यहाँ पर RHS का मतलब है समकोण, कर्ण और भुजा। ठीक है, अब हम इस प्रमेय को देखेंगे। अब हम देखते हैं प्रमेय 7.5 क्या कहती है। ठीक है, प्रमेय 7.5 RHS सर्वांग समता का नियम कहता है यदि दो समकोण त्रिभुजों में, ठीक है, दो समकोण त्रिभुजों में त्रिभुज एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा जो है क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो इस प्रमेय को हम सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हो गया है पहले वो लिख लेते हैं, उससे हमें ये प्रमेय और समझ में आएगी। ठीक है, हमें क्या क्या दिया हुआ है,
हमें दिया हुआ है दो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ। ठीक है, दो त्रिभुज दिए हुए हैं। ठीक है, और हमें कहा गया है ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो हम मान लेते हैं कोण बी और कोण ई जो है वो 90 डिग्री के हैं। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। तो कोण बी और कोण ई जो है 90 डिग्री के हैं क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो हम लिख लेंगे आर। आर मतलब अभी हमने देखा था राइट एंगल। ठीक है, यानी कि 90 समकोण। और क्या दिया हुआ है, कर्ण बराबर है। ठीक है, कर्ण बराबर है तो दोनों त्रिभुजों के कर्ण बराबर कर दिए हमने। तो हम लिख पाएंगे ए सी बराबर डी एफ। कर्ण यहाँ पर ए सी है, कर्ण दूसरे त्रिभुज में कर्ण डी एफ है। ठीक है, कर्ण बराबर है तो इसको हम क्या लिख देंगे, एच। एच मतलब हाइपोटेनियस, मतलब कि कर्ण बराबर है। और हमें दिया गया है एक भुजा बराबर है। ठीक है, तो इसमें दो भुजाएं हैं। ठीक है, लंब और आधार। तो हम किसी को भी बराबर मान सकते हैं, दोनों लंबों को भी बराबर मान सकते हैं या दोनों आधार को बराबर मान लें। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि दोनों आधार बराबर हैं। तो BC बराबर EF। ठीक है, हम मान लेते हैं कि BC और EF आपस में बराबर है। हम लंब को भी बराबर मान सकते हैं, हम किसी भी भुजा को बराबर मान सकते हैं, लंब को या आधार को। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया S। तो ये हमें प्रमेय में दिया गया है कि दो समकोण त्रिभुज हैं, उनके कर्ण बराबर हैं और उनकी एक भुजा बराबर है, जिसको हमने यहाँ पर आधार मान लिया है, जो कि बराबर है। अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF जो है वो सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम हमें सिद्ध करना है। तो हमने लिख लिया था जो हमें दिया गया है, अब हम इसको सिद्ध करते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति मतलब कि सिद्ध करते हैं इस प्रमेय को। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने पढ़ रखी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय किस में लगती है, समकोण त्रिभुज में। ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही लंब आधार और कर्ण होते हैं। तो अब त्रिभुज एबीसी में जो पहला त्रिभुज है आपका, इसमें हम क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, लंब का वर्ग, लंब इसमें क्या हो जाएगा, ए बी, ये लंब है, धन आधार का वर्ग, आधार क्या हो जाएगा, BC। BC लिख दिया, बराबर किसके हो जाएगा, कर्ण के वर्ग के बराबर। कर्ण यहाँ पर कितना है, AC, तो हो गया AC के वर्ग के बराबर। तो हमने त्रिभुज ABC में प्रमेय लगा दी पाइथागोरस। ठीक है, तो हमें मिला AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग। इसको हम कह देंगे समीकरण 1। पाइथागोरस प्रमेय हमने लगा दी थी हम त्रिभुज एबीसी में। अब हम त्रिभुज डीईएफ में भी पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी लंब हमारा क्या है, डी। तो डी का वर्ग यानी कि लंब का वर्ग, धन आधार का वर्ग, आधार यहाँ पर हमारा क्या है, EF। तो EF का वर्ग बराबर किसके होगा, कर्ण के वर्ग के। कर्ण यहाँ पर हमारा होगा DF, तो हमने लिख दिया DF का वर्ग। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब AC बराबर DF ये हमें दिया गया है। AC और DF दोनों त्रिभुजों में देखिए AC और DF बराबर कर्ण बराबर दिए गए हैं। ठीक है, और हमने क्या माना था, एक भुजा जो बराबर थी तो उस आधार माना था, तो BC बराबर EF ये भी दिया हुआ है क्योंकि एक भुजा बराबर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा अभी समीकरण आया है उसमें हम DF की जगह क्या रख देंगे, DF की जगह हम क्या रख सकते हैं, AC। तो DF की जगह हम रख देंगे AC। और EF बराबर कितना है, BC। तो EF की जगह हम क्या रख देंगे, BC। तो EF की जगह हम रख देंगे BC। तो हो जाएगा हमारा D का वर्ग, तो D का वर्ग ही रहेगा। EF की जगह क्या हो जाएगा, BC का वर्ग। और DF की जगह क्या हो जाएगा, AC का वर्ग। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा, और इसको हम कह देंगे समीकरण 2। तो हमें समीकरण 1 मिला है, AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग। ये समीकरण 1 था हमारा। समीकरण 2 क्या है, D का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग। ठीक है, तो आप देखेंगे दाहिनी तरफ दोनों समीकरण में क्या रहा है, AC का वर्ग, यानी कि दोनों समीकरण बराबर हैं। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। ठीक है, अब हम इनके बाईं तरफ के जो पद हैं उनको बराबर लिख देंगे, बाईं तरफ के पदों को बराबर कर देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर D का वर्ग धन BC का वर्ग। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब ये जो BC है इसको हम दाहिनी तरफ ले जाते हैं, तो हमें मिलेगा AB का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, D का वर्ग धन BC का वर्ग। और ये BC जो है उधर चला गया दाहिनी तरफ, तो ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा, ऋण के BC का वर्ग। ठीक है, अब ये BC के वर्ग से BC का वर्ग कट जाएगा,
तो हमें क्या मिलेगा, ए बी का वर्ग बराबर डी का वर्ग। ठीक है, दोनों वर्ग हैं तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर डी। तो ए बी बराबर क्या हो गया आपका डी। ठीक है, ए बी बराबर हो गया आपका डी के, ए बी और डी भुजा आपकी हो गई बराबर। इसको हम कह देते हैं समीकरण 3। अब त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ, इन दोनों में आप देखिए ए बी बराबर डी समीकरण 3 से अभी हमने निकाला था। ठीक है, इसको हम कह देंगे एस, मतलब कि साइड मतलब भुजा। ठीक है, ए सी बराबर डी एफ दिया हुआ है, दोनों त्रिभुजों के कर्ण बराबर हैं। ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ हो गया, इसको भी हम कर देंगे एस यानी कि भुजा। और आधार को हमने बराबर माना था बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई एफ, बी सी और ई एफ बराबर है, एक भुजा बराबर थी, ये भी दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एस एस एस। एस 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 नियम से क्या कह सकते हैं हम कि दोनों त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ क्या है, सर्वांग है। एस 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 मतलब भुजा 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 का जो नियम है। ठीक है, एस 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 नियम से, एस 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 नियम क्या कहता है कि अगर दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग होते हैं। और हमें इस प्रमेय में क्या सिद्ध करना था कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ सर्वांग है। तो हमने प्रमेय को सिद्ध कर दिया, तो हम लिख देंगे इति सिद्धम। प्रमेय 7.6। दोस्तों देखते हैं प्रमेय 7.6 क्या कहती है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, ठीक है, किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान हो यानी कि दो भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं हो, कोई भी दो भुजाएं, तो उन दोनों भुजाओं में से जो लंबी भुजा होती है उसके सामने का सम्मुख कोण जो है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ त्रिभुज एबीसी में आप देखिए, जैसे कि मान लेते हैं दो भुजा ए बी और ए सी। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ए बी भुजा बड़ी है और ए सी भुजा छोटी है। ठीक है, तो प्रमेय में क्या कह रहे हैं, अगर ए बी भुजा बड़ी है और ए सी भुजा छोटी है तो ए बी भुजा का सम्मुख कोण, ए बी भुजा का सम्मुख कोण कौन सा है, सी, कोण सी। ठीक है, ये कोण बड़ा होगा किससे, छोटी भुजा के सम्मुख कोण से, छोटी भुजा का सम्मुख कोण कौन सा है, कोण बी। ठीक है, यही हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना है। तो आइए तो किसी भी प्रमेय की शुरुआत हम कैसे करते हैं, क्या हमें दिया गया है, हमें दिया गया है एक त्रिभुज एबीसी जिसमें ए बी भुजा बड़ी है ए सी से। हमने मान लिया है कि ए बी भुजा जो है, ये ए बी भुजा काली वाली ये बड़ी है हमारी ए सी से, ए बी भुजा बड़ी है ए सी से। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि जो ए बी भुजा के सामने का कोण है, कोण सी, ठीक है, ये बड़ा होगा ए सी भुजा के सामने के कोण, कोण बी से, कोण बी से ये बड़ा होगा। ये हमें सिद्ध करना है कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होगा। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें कभी कभी कुछ रचना करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या रचना करनी है, भुजा ए बी पर एक बिंदु P इस प्रकार लें। हमने भुजा ए बी पर एक बिंदु P लिया, एक बिंदु P लिया। ठीक है, किस प्रकार कि AP बराबर AC हो, ये जो AP की लंबाई है, AP की जो लंबाई है वो किसके बराबर हो, AC की लंबाई के बराबर हो, AP बराबर AC हो। ठीक है, इस प्रकार क्योंकि यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, भुजा AB जो है वो भुजा AC से बड़ी है। ठीक है, तो हम भुजा AB पर एक बिंदु P ले सकते हैं जो कि AC के बराबर हो। तो हमने लिया AP बराबर AC। ठीक है, AP बराबर AC। अब हम कैसे भुजा PC को जोड़ दें। ठीक है, तो बिंदु P को शीर्ष C से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रचना इस प्रमेय की। अब हम इसको सिद्ध करेंगे। आइए अब हम प्रमेय 7.6 को सिद्ध करते हैं। AP बराबर AC ये हमने रचना में माना था, रचना की थी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज APC, त्रिभुज APC ये वाला जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा क्योंकि इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, AP और AC ये दो भुजाएं बराबर हैं। तो ये त्रिभुज APC जो है हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण APC, कोण APC, कोण APC ये वाला कोण है आपका P पर बना हुआ, और कोण ACP C पर बना हुआ कोण, ये वाला कोण ACP, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। आप बता सकते हैं कैसे, आपने पढ़ रखा है, हमारा प्रमेय 7.2 का वीडियो अवश्य देखें। उस वीडियो में हमने प्रमेय 7.2 को सिद्ध किया है। और प्रमेय 7.2 क्या कहती है
एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख या सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण कौन से कोण हैं? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं। ठीक है, एपी और एसी भुजाओं के सम्मुख कोण है, तो ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब हम मान लेते हैं कि कोण एपीसी और कोण एसीपी ये दोनों कोण जो बराबर हैं उनका मान x है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये दोनों कोण जो है वो x हैं। अभी हमने माना था कोण एपीसी बराबर कोण एसीपी बराबर x, इसको हम कह देंगे समीकरण 1। ठीक है, अब भुजा एबी पर, ये जो काले कलर की भुजा है एबी, इस पर अब देखिए कोण बीपीसी, ये जो लाल रंग का कोण है कोण बीपीसी धन कोण एपीसी, ये जो काले रंग का कोण है जिसको हमने x कहा, ये दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। ये आपने अध्याय 6 में पढ़ा था। कारण क्या है इसका? रैखिक युग्म। तो ये दोनों कोण मिलके क्या बना रहे हैं? रैखिक युग्म बना रहे हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं है, एपीसी को जो है हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये ऋण का एपीसी हो जाएगा। तो कोण बीपीसी बराबर क्या हो गया? 180 ऋण कोण एपीसी। और कोण एपीसी को हमने कितना माना है? x। तो कोण एपीसी की जगह हम रख देंगे x। तो कोण बीपीसी हमारा हो जाएगा 180 डिग्री ऋण x। इसे हम कह देंगे समीकरण 2। त्रिभुज पीबीसी में, ये जो नीचे वाला त्रिभुज है, त्रिभुज पीबी और सी, ये वाला जो त्रिभुज है नीचे का, इस त्रिभुज में कोण बीपीसी बराबर हमारा कितना आया था? ये जो लाल वाला कोण है कोण बीपीसी, ये हमारा आया था 180 डिग्री माइनस x, जिसे हमने समीकरण 2 माना था। अब मान लेते हैं कोण पीसीबी बराबर y। कोण पीसीबी, ये वाला जो कोण है कोण पीसीबी, ये जो कोण है इसको मान लेते हैं हम y। इसको मान लिया हमने y। ठीक है, अब आप देखिए त्रिभुज पीवीसी में, नीचे वाले त्रिभुज में, ठीक है, तीनों कोणों को हम जोड़ रहे हैं। तो कोण बी, ये वाला कोण कोण बी धन कोण बीपीसी, लाल वाला कोण बीपीसी धन कोण पीसीबी, ये दो हमने y माना था, धन कोण पीसीबी बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। तो बीपीसी की जगह हम क्या रख देंगे? ये जो ऊपर आया 180 डिग्री माइनस एक्स, और पीसीबी हमने कितना माना है? y। तो पीसीबी की जगह हम रख देंगे y। रख देते हैं बीपीसी डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, ये रख दिया हमने। पीसीबी की जगह हमने रख दिया y। ठीक है, अब 180 डिग्री माइनस एक्स और y को हम ले जाएंगे दाईं तरफ। ठीक है, तो जब ये दाईं तरफ जाएगा तो ऋण का चिन्ह आ जाएगा, दोनों में ऋण का चिन्ह आ गया। तो कोण बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री ऋण 180 डिग्री ऋण के x ब्रैकेट के अंदर ऋण का y, ये आ जाएगा हमारा। अब हम इसको हल करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट को खोलते हैं तो 180 डिग्री ऋण के साथ आएगा, माइनस से माइनस ये कटेगा तो ये धन का x हो जाएगा और ऋण का y तो है ही। अब 180 डिग्री से 180 डिग्री चला जाएगा तो कोण बी बराबर हमें मिल जाएगा x ऋण y। इसे हम कह देंगे समीकरण 3। ठीक है, अब कोण सी, ये वाला जो पूरा कोण सी है, ये देखिए ये किस किस से मिलके बना है? ऊपर वाला कोण एसीपी और नीचे वाला कोण पीसीबी, इन दोनों से मिलके बना है कोण सी बराबर। ठीक है, एसीपी क्या है हमारा? x और पीसीबी क्या है? y। तो हम यहाँ रख देंगे, तो कोण सी बराबर हो गया हमारा x धन y। ठीक है, इसे हम कह देंगे समीकरण 4। अब आप देखिए x धन y है कोण सी और कोण बी है x ऋण y। ठीक है, आप जानते हैं कि x धन y जो है वो हमेशा x ऋण y से बड़ा होगा। ठीक है, दो संख्याओं का योग हमेशा दो संख्याओं के घटाव से बड़ा होता है, ये हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है। ठीक है, x धन y क्या है? कोण सी है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे कोण सी। और x ऋण y क्या है? कोण बी। तो x ऋण y की जगह रख देंगे हम कोण बी। ठीक है, तो आ जाएगा कोण सी बड़ा होगा कोण बी से। और हमें इस प्रमेय में यही सिद्ध करना था कि कोण सी बड़ा होगा कोण बी से, क्योंकि एसी भुजा बड़ी है एसी भुजा से, एबी भुजा एसी भुजा से बड़ी है। तो हमें यही सिद्ध करना था कोण सी बड़ा होगा कोण बी से। तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा।
और जब भी आप YouTube पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रमेय 7.7 प्रमेय 7.7 कहती है किसी त्रिभुज के बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, लंबी होती है। ठीक है, तो ये प्रमेय 7.6 का विलोम हुआ। आपने हमारा अगर प्रमेय 7.6 का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। ठीक है, प्रमेय 7.6 में कहा था कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। यहाँ पर कहा गया है कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है, तो हमें एक त्रिभुज दिया गया है एबीसी। ठीक है, इसमें हम मान लेते हैं कि कोण सी जो है हमारा वो बड़ा है और कोण भी छोटा है। कोण सी बड़ा है तो कोण सी की सम्मुख भुजा कौन सी होगी? ये काली वाली भुजा एबी। और कोण बी की सम्मुख भुजा होगी भुजा एसी। तो बड़े कोण की भुजा बड़ी होगी तो ए बी भुजा बड़ी होगी भुजा एसी से। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए इस प्रमेय को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमें दिया गया वो लिख लेंगे प्रमेय में। क्या दिया हुआ है? एक त्रिभुज एबीसी दिया है जिसमें हमने मान लिया कि कोण सी जो है वो कोण बी से बड़ा है। कोण सी जो है कोण बी से बड़ा है, ये हमने मान लिया है। ठीक है, एक कोण बड़ा मानना पड़े। तो कोण सी कोण बी से बड़ा है तो हमें क्या सिद्ध करना है कि कोण सी के जो सामने की भुजा है यानी कि भुजा ए बी जो है वो बड़ी होगी भुजा ए सी से, कोण बी के सम्मुख भुजा से बड़ी होगी। तो हमें सिद्ध करना है कि भुजा ए बी जो है वो भुजा ए सी से बड़ी होगी। ये हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना है। आइए अब हम प्रमेय 7.7 को सिद्ध करते हैं। उपपत्ति। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में हमारे पास तीन स्थितियां संभव है इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। या तो स्थिति एक है, या तो भुजा ए बी और ए सी बराबर हो, ए बी और ए सी भुजा बराबर हो। स्थिति दो क्या है? भुजा ए बी बड़ी छोटी हो भुजा ए सी से। और स्थिति तीन क्या है? ए बी भुजा बड़ी हो भुजा ए सी से। स्थिति तीन ही हमें सिद्ध करनी है। बट ये तीन स्थिति हो सकती है दो भुजाओं के बीच में। या तो दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो, या पहली भुजा बड़ी हो दूसरी छोटी हो, या पहली छोटी हो दूसरी बड़ी हो। ठीक है, ये तीनों स्थितियों को हम देख लेते हैं और फिर हम सिद्ध कर पाएंगे कि जो है ए बी भुजा ए सी भुजा से बड़ा है। ठीक है, जहां पर हमें दिया गया है कि कोण सी जो है वो बड़ा है कोण बी से। ठीक है, इस स्थिति में क्या होगा ये देखना है। हम तीनों स्थितियों को जांच लेंगे इस स्थिति में कि ए बी ए सी के बराबर है, या ए बी छोटा है ए सी से, या ए बी बड़ा है ए सी से। तो हम तीनों स्थितियों को देखते हैं। तो हम पहली स्थिति को देखते हैं। पहली स्थिति क्या थी? मान लेते हैं कि ए बी और ए सी बराबर है। ठीक है, तो हमने मान लिया भुजा ए बी और भुजा ए सी बराबर है। भुजा ए बी और भुजा ए सी अगर बराबर होंगे तो त्रिभुज एबीसी क्या होगा? एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और अगर समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो कोण बी और कोण सी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रमेय 7.2 का वीडियो देखा होगा हमारा, उसमें हमने सिद्ध किया था एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो बराबर भुजाएं ए बी और ए सी, इनके सम्मुख कोण है कोण बी और कोण सी। तो कोण बी बराबर कोण सी होगा। परंतु हमें क्या दिया गया प्रमेय में? कोण सी बड़ा है कोण बी से। कोण सी जो है कोण बी से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी जो है वो संभव नहीं है। ए बी बराबर ए सी संभव नहीं है। तो हम लिख देंगे ए बी ए सी के बराबर नहीं है। ये चिन्ह होता है बराबर नहीं होने का। ठीक है, तो ए बी नहीं है बराबर ए सी के। ठीक है, तो पहली स्थिति जो है हमारी संभव नहीं है। आइए अब हम स्थिति दो को देखते हैं। मान लिया कि ए बी भुजा छोटी है ए सी भुजा बड़ी है। ए बी भुजा छोटी है ए सी भुजा बड़ी है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण कौन सा हो गया यहाँ पे? कोण बी। और छोटी भुजा का सम्मुख कोण हो गया हमारा यहाँ पे कोण सी। तो क्या होना चाहिए हमारा? कोण बी बड़ा होना चाहिए कोण सी से। कोण सी से बड़ा होगा कोण बी। ठीक है, क्योंकि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। यह आपने प्रमेय 7.6 में पढ़ा है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। ठीक है, लंबी भुजा यहाँ पर कौन सी? ए सी। तो ए सी का सम्मुख कोण कौन सा है? कोण बी। ठीक है, तो कोण बी बड़ा होगा कोण सी से। प्रमेय 7.6 में हमने इसको सिद्ध किया था। आपने यदि हमारा प्रमेय 7.6 का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। ठीक है, परंतु हमें क्या दिया है? हमें दिया है प्रमेय में कोण सी बड़ा है कोण बी से। तो भुजा ए बी छोटी हो भुजा ए सी से ये संभव नहीं है, क्योंकि जो हमें दिया गया है उसका विपरीत हमें
उत्तर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी भुजा जो है वो ए सी भुजा से छोटी नहीं होगी। तो ए बी भुजा छोटी नहीं होगी ए सी भुजा से, तो स्थिति 2 संभव नहीं है। आइए अब हम स्थिति 3 की चर्चा करते हैं कि भुजा ए बी बड़ी होगी भुजा ए सी से, ये मान लेते हैं। वैसे तो अगर दोनों स्थितियां, जो पहली स्थिति और दूसरी स्थिति संभव नहीं है, तो तीसरी स्थिति ही संभव होगी। फिर भी हम इसे सिद्ध करते हैं, फिर भी अब हम इसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो भुजा ए बी बड़ा है ए सी से। ठीक है, ए बी भुजा जो है वो बड़ा है ए सी भुजा से। तो हमने पढ़ा था कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। तो ए बी भुजा का सम्मुख कोण कौन सा है? कोण सी। तो ये बड़ा होगा। एसी भुजा का सम्मुख कोण क्या है? कोण बी से। तो कोण सी बड़ा होगा कोण बी से। ये हमने प्रमेय 7.6 में सिद्ध किया था। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। तो कोण सी बड़ा होगा कोण बी से। ठीक है, और यही हमें दिया गया है, कोण सी बड़ा है कोण बी से। तो स्थिति ए बी बड़ी हो ए सी से, ये संभव है, ये स्थिति संभव है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी बड़ा होगा ए सी से, भुजा ए बी भुजा ए सी से बड़ी होगी, और यही हमें सिद्ध करना था। तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम। प्रमेय 7.8 प्रमेय 7.8 कहती है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, तीसरी भुजा से बड़ा होगा, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया गया है? हमें एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज एबीसी। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है? कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो ए बी धन ए सी, ठीक है, ए बी धन ए सी किससे बड़ा होगा? बीसी से। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या है? ए बी धन बी सी, ए बी धन बी सी, ये किससे बड़ा होगा? ए सी से। तीसरी स्थिति हमारी क्या है? बी सी, बी सी धन ए सी, बी सी धन ए सी किससे बड़ा होगा? ए बी से। ठीक है, तो हमें ये तीनों सिद्ध करने हैं कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से बड़ा होगा। प्रमेय 7.8 को सिद्ध करने के लिए पहले हम कुछ रचना करते हैं। त्रिभुज एबीसी हमें दे रखा है। अब हम बी ए भुजा को बिंदु डी तक इस प्रकार खींचते हैं। बी ए भुजा जो आपकी काली वाली भुजा है, बी से लेके ए तक, इसको हम आगे खींचेंगे बिंदु डी तक। ये एक बिंदु डी लिया, तो बी ए भुजा को खींचेंगे हम डी तक। ठीक है, कि और डी बिंदु कैसे लेंगे? कि ए डी बराबर ए सी हो। ठीक है, तो ए से डी तक खींचेंगे और ए डी और ए सी आपस में बराबर हो। ठीक है, तो बी ए भुजा को खींचा हमने डी तक और ए डी बराबर ए सी होना चाहिए। ठीक है, अब भुजा सी डी को जोड़ देंगे हम, सी और डी को हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब मान लेते हैं कोण ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर एक्स, ये जो नीचे का कोण है ये हमने एक्स मान लिया। और कोण ए डी सी, कोण ए डी सी, ये जो ऊपर वाला कोण है इसको हमने y मान लिया। कोण ए डी सी बराबर y, ये हमने मान लिया है। उपपत्ति, आइए अब हम इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। ठीक है, ए डी बराबर ए सी। ठीक है, ये कहाँ से? रचना से, ये हमने अभी रचना की थी, ए डी बराबर ए सी। ठीक है, ए डी और ए सी भुजा बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एडीसी, ये वाला जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, एडी और एसी। ठीक है, एडी और एसी भुजा बराबर है, तो हम कह सकते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज में हमें पता है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कौन कौन से हैं? कोण एक्स और कोण वाई। तो हम कह सकते हैं कोण एक्स बराबर कोण वाई होगा। इसका कारण लिख देंगे। प्रमेय 7.2 हमने पढ़ी थी, एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आपने अगर हमारे प्रमेय 7.2 का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। ठीक है, तो कोण एक्स बराबर कोण वाई हो गया। अब कोण बी सी डी, ये पूरा कोण बी सी डी, ये पूरा कोण किसके बराबर होगा? कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, ये नीचे वाला कोण धन कोण एक्स, ये ऊपर वाला कोण। ठीक है, तो कोण बी सी डी बराबर हो गया कोण ए सी बी धन कोण एक्स, ये हो जाएगा। तो कोण बी सी डी बराबर हो गया कोण ए सी बी धन कोण वाई, क्योंकि कोण एक्स को हमने क्या रख दिया? कोण वाई, क्योंकि यहाँ पर हमने निकाला कोण एक्स बराबर कोण वाई है, तो कोण एक्स की जगह हम रख देंगे कोण वाई। ठीक है, ये कोण एक्स और कोण वाई बराबर है। तो अब आप देखिए बी सी डी बराबर है कोण वाई धन कुछ ए सी बी। ठीक है, तो दो
कोणों का योग है कोण बीसीडी, तो ये कोण बीसीडी जो है कोण वाई से भी बड़ा होगा, कोण एसीबी से भी बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कोण बीसीडी जो है कोण वाई से बड़ा होगा, क्योंकि कोण बीसीडी क्या है, कोण वाई और एक और कोण का योग, तो कोण बीसीडी जो है कोण वाई से बड़ा होगा। अब त्रिभुज बीसीडी में ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, बी से लेके सी से लेके ये डी तक, ये बड़ा वाला त्रिभुज, इस बीसीडी त्रिभुज में देखिए कोण बीसीडी, ये वाला जो पूरा कोण, कोण बीसीडी, ये कोण बड़ा है कोण वाई से, ऊपर वाले कोण से बड़ा है, ठीक है। तो बीडी बड़ा होगा बीसी से, बीडी भुजा बड़ी होगी भुजा बीसी से। क्यों? क्योंकि प्रमेय 7.7 ने हमने सिद्ध किया था त्रिभुज के बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा कोण कौन सा है, बीसीडी, बीसीडी की सम्मुख भुजा कौन सी है, बीडी, और छोटा कोण कौन सा है, कोण एक्स, कोण वाई, और कोण वाई की सम्मुख भुजा कौन सी है, भुजा बीसी। तो बड़े कोण के सामने की भुजा बीडी बड़ी होगी छोटे कोण के सामने की भुजा बीसी से, तो बीडी बड़ी होगी बीसी से, ठीक है। अब आप देखिए बीडी किससे मिलकर बनी है, AB और AD से, तो BD बराबर हम लिख देंगे AB धन AD, ठीक है। और तो BD की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, AB धन AD, तो हम कह सकते हैं AB धन AD बड़ा होगा BC से, क्योंकि BD की जगह हमने क्या रख दिया, AB धन AD, BD की जगह रख दिया हमने AB धन AD, ठीक है। अब AD बराबर AC है, AD बराबर AC है, ये हमने रचना में देखा था, AD हमने कितना लिया था, AC के बराबर लिया था, ठीक है। तो हम AD की जगह क्या रख देंगे, AC, तो हम AD की जगह रख देंगे AC, तो ये हो जाएगा ये रचना से लिया था। अब हो जाएगा AB धन AD की जगह क्या रख दिया, AC, किससे बड़ा है, BC से, और यही हमें सिद्ध करना था, तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम, ठीक है। तो जो पहली स्थिति थी उसको हमने सिद्ध कर दिया। तो इसी तर्क को दोहराते हुए हम बाकी स्थितियों को भी सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, पर आप सीधा सीधा लिख सकते हैं अपने परीक्षा में कि इसी तर्क को दोहराते हुए हम कह सकते हैं कि AB धन BC बड़ा होगा AC से, या फिर BC धन AC बड़ा होगा AB से, और जो अभी अभी हमने सिद्ध किया है AB धन AC बड़ा होगा BC से, ठीक है। तो तीनों स्थितियों को सिद्ध किया जा सकता है, ठीक है। इति सिद्धम, तो हम कह देंगे हमने अपनी प्रमेय को सिद्ध कर दिया। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज आपको ऊपर नजर आने लगेंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी फायदा हो, उन्हें लाभ हो। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।